नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप दहाड़ देख रहे हैं। भारत और कनाडा के संबंध इस वक्त अपने इतिहास के सबसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नासमझी ने लगातार भारत के खिलाफ काम कर रहे लोगों का समर्थन देने की स्ट्रैटेजी बनाई है। एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए हैं जिसे भारत कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आज का भारत तो कतई नहीं। उन्होंने बगैर किसी सबूत के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, बगैर किसी सबूत के। इस बार भारत के खिलाफ ट्रूडो ने यह बयान अमेरिका की धरती से दिया। इसके बाद भारत और कनाडा के बीच तनातनी और बढ़ गई है। कुछ दिन पहले ही जस्टिन ट्रूडो G20 में शामिल होने भारत आए थे। याद कीजिए, दोस्ती का लबादा ओढ़े जस्टिन ट्रूडो एक हिडन एजेंडा लेकर आए थे। कई ऐसे पत्रकार हैं जो कनाडा के हैं, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं जो कनाडा के हैं। वो ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो को अगर लगता है कि हिंदुस्तान उनके वहां रह रहे कैनेडियंस को उनकी इज्जत नहीं करता है, तो क्या G20 में जस्टिन ट्रूडो अपने बेटे के साथ छुट्टियां मनाने आए थे? और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कनाडा के पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं। उन्हें भारत में अपना एजेंडा चलाने का मौका नहीं मिला तो वो कनाडा पहुंचकर बेबुनियाद बात करने लगे। पहले जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की धरती से भारत को निज्जर की मौत का जिम्मेदार ठहराया। अब अमेरिका से भी यही बात दोहरा रहे हैं। पहले आप ट्रूडो के बयानों को सुनिए, जिसके बाद भारत और कनाडा के बीच ये तनाव शुरू हुआ है। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Agents of the government of India were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. आखिर क्या चाहते हैं ट्रूडो? ट्रूडो ने पूरी दुनिया के सामने झूठ का पुलिंदा खोल दिया। जस्टिन ट्रूडो अब वही कर रहे हैं जो सालों से पाकिस्तान और वहां के नेता करते आ रहे हैं। पाकिस्तान सालों से अपनी जमीन पर आतंकियों को पालने पोसने का काम करता है, और अब कनाडा भी उसी रास्ते पर चल रहा है, जिसके चलते भारत सरकार अब एक्शन के मोड में। इनफैक्ट वो शुरुआत हो चुकी है। 3 वजह है जिससे भारत पीएम जस्टिन ट्रूडो से नाराज है, और वो वजह आपके सामने रख रही हूं। पहली ये कि ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों की वकालत कर रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी की उस वर्चस्व को बचाने के लिए। दूसरा, खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। और तीसरी वजह है वो गैंग वॉर, जहां खालिस्तानी आतंकियों की हत्या के लिए वो भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, ट्रूडो की है। भारत विरोधी कई खालिस्तानी आतंकी कनाडा में बैठे हुए हैं। ये सिखों के नाम पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जबकि पाकिस्तान की करतूतों पर चुप्पी साधे रहते हैं। पाकिस्तान जैसा करता है वैसा ही काम ये कनाडा की धरती से करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI इन खालिस्तानी आतंकियों की सबसे बड़ी मददगार है। खालिस्तान की मांग करने वाले जगमीत सिंह एक पार्टी बनाता है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। कनाडा की सियासत में ये बड़ी मजबूत है। ये पार्टी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार को समर्थन दे रही है। अगर इसने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर सकती है। यही वजह है कि जस्टिन ट्रूडो को कुछ समझ नहीं आ रहा है, अक्ल पर ताले पड़ गए हैं। कनाडा में कुल 338 सांसद हैं, 338, जिनमें ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास 158 है और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 24 है। और कनाडा में मैजिकल फिगर है 170 सांसदों का। तो बिना जगमीत सिंह की पार्टी के समर्थन लिए ट्रूडो सरकार चला ही नहीं सकते। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकी की मौत पर हमदर्द बने हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा में खालिस्तानियों के समर्थन की सबसे बड़ी वजह वोट बैंक को बताया है। We are at a loss to understand, other than the requirements of vote bank politics, why anybody would do this. There is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada.
तो दोनों देशों में तनातनी बढ़ी तो वार पलटवार शुरू हो गया। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को निष्कासित किया तो भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को देश छोड़ने का फरमान सुना दिया। भारत ने कनाडा के नागरिकों को वीजा देने पर भी रोक कुछ समय के लिए लगा दी है। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी, पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप। अब सवाल यही है कि क्या खालिस्तानियों का समर्थन करना ट्रूडो की सियासी मजबूरी है? क्या जस्टिन ट्रूडो के राज में पाकिस्तान के रास्ते पर चल निकला है कनाडा? क्या भारत का विरोध कर कनाडा और दुनिया में एक्सपोज हो गया है? कनाडा के साथ जस्टिन ट्रूडो अन्याय कर रहे हैं? जस्टिन ट्रूडो के शासन में भारत और कनाडा के संबंधों में सुधार आ पाना क्या संभव है? इन सारे सवालों का जवाब आज तलाशा जाएगा। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा है। एसडी मुनी साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रॉबिंदर सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रॉबिंदर इस पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग राय रखते हैं कि कैसे सबक सिखाया जाना है कनाडा में उन तमाम लोगों को जो खालिस्तानियों को हवा पानी दे रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा साहब भी जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट हैं। हमारे साथ आर.के. यादव साहब फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं और आरजू काजमी सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से जुड़ चुकी हैं। देखिए, इसमें किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पर तमाम पूर्व राजनयिक और वो जानकार बैठे हैं जिनसे आज आप समझना चाहेंगे कि ये जो हुआ है क्यों हुआ है और अब जो होना चाहिए क्या होना चाहिए। ऐसी मुनी सर, शुरुआत आपसे कर रही हूँ, यू आर द सीनियर मोस्ट। अभी इस वक्त आप कनाडा और हिंदुस्तान के रिश्तों को कहां देख रहे हैं और यहां से कहां जाता दिख रहा है आपको मामला? देखिए, हम लोग पहले ही रॉक बॉटम पे पहुंच गए और यहाँ से बदतर रिश्ते होगा तो वो भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ इससे नीचे रिश्तों पे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि दोनों कनाडा और भारत के इंटरेस्ट है। ये दुर्भाग्य की बात है कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने बिना सोचे समझे ये आरोप लगाए। देखिए, उनके स्टेटमेंट में दो लफ्ज बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो वो कहते हैं ऑन क्रेडिबल एलिगेशंस। एब्सोल्युटली। एलिगेशन क्रेडिबल क्या होता है भाई? एलिगेशन तो किसी को सीता भी यहाँ बदनाम हुई, किसी के खिलाफ कुछ भी आप लगा दीजिए, वो क्रेडिबल कैसे हो जाएगा? दूसरा वो कहते हैं पोटेंशियल लिंक्स। तो पोटेंशियल है तो ऑब्वियस क्या है? जब तक इन दो सवालों का जवाब नहीं आता तब तक ट्रूडो साहब चुप क्यों नहीं बैठे रहे? उनको वेट करना चाहिए था, अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए था और तब उनको भारत जैसे मुल्क पर जिनके साथ उनके इतने घनिष्ठ संबंध है और इतने पुराने संबंध है, उनके ऊपर आरोप लगाना चाहिए था। तो ये शुरुआत उन्होंने जो हमारे रिश्ते हैं उनको तब्दील करने में, उनको स्ट्रेस में लाने में उन्होंने शुरुआत की और उसके बाद में उनके यहाँ एक और जो निजर साहब के दोस्त हैं पतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने कहा कि हम जो हिंदू लोग हैं कनाडा में वो यहाँ से निकल जाएं, नहीं तो हम मारेंगे उनको। उसके अलावा जो हाई कमीशंस हैं, उनकी बिल्डिंग्स हैं, कॉन्सुलर बिल्डिंग्स हैं, उनको उन्होंने वेंडलाइज करना शुरू कर दिया, टेम्पल्स को वेंडलाइज करना शुरू कर दिया और एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें जो भी भारत के लोग कनाडा में हैं वो खौफ के नीचे आ गए, डर के नीचे आ गए कि पता नहीं उनके साथ क्या होगा। इसके साथ साथ वो दूसरे मुल्कों से कह रहे हैं, अमेरिका से कह रहे हैं, ब्रिटेन से कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कह रहे हैं कि आप भी हमें जोड़िए। और इन सभी कंट्रीज में भारतीय समुदाय बहुत बड़ा है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। अगर इस तरह की जो हेट की राजनीति ट्रूडो साहब शुरू कर रहे हैं, अगर उसका असर इन सब देशों में हो तो मैं समझता हूँ भारत की पॉपुलेशन जो वहां पर है, डायोस्पोरा वहां पर है, उसके लिए एक बहुत संकटमय स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए भारत को उससे रिएक्ट करना ही चाहिए और भारत रिएक्ट कर रहा है। लेकिन रिएक्शन के अलावा भी हमें इस सारी स्थिति पर नजर रखनी चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे अपने देशवासियों पर कोई बुरा असर ना पड़े। ओके सर, आपने जो 2-3 चीजें कही हैं उसी को मैं आगे ले जाती हूँ। रविंदर जी,
ऑन क्रेडिबल एलिगेशन, ये पहला जिसमें समझ में नहीं आया कि भाई साहब इतना कंफ्यूज क्यों हैं। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान जो है उसको बार बार हमने इन्फॉर्म किया है लेकिन वो समझने को राजी नहीं हो रहे हैं। तीसरा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस शख्स को, जस्टिन ट्रूडो को, ये बात क्यों नहीं दिख रही है कि हिंदुओं के या इंडियंस जो बाकी मजहब से ताल्लुक रखते हैं उनके अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खालिस्तानियों के अधिकार है। थैंक यू रूबिका जी, डेफिनेटली एब्सोल्यूट बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। मैं एक इसको ऐसे देखता हूँ, वन, आपने जो कहा क्रेडिबल एलिगेशंस, देखिए अभी ये जो सारा बवाल खड़ा हुआ है ये तो केवल अभी इसी बात पर है केवल कि वो एलिगेशन दे रहा है और पोटेंशियल कह रहा है। कनाडा में इंक्वायरी अभी चल रही है इनकी, कैनेडियन पुलिस की, जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है। 4 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, 6 महीने बाद जब भी वो कैनेडियन सरकार अपनी इस इंक्वायरी की रिपोर्ट निकालेगी और जब वो रिपोर्ट निकालेगी, मेरे विचार से आप देखिएगा बॉम्बशेल और बड़ा हो जाएगा। राइट, ट्रूडो अभी जो भारत से कह रहे हैं, मुझे जो समझ आ रहा है वो भारत से एक्सेस मांग रहे हैं कुछ लोगों को इंटेरोगेट करने का, जो उनके हिसाब से उनसे इंफॉर्मेशन चाहिए उन्हें, राइट, जो इसमें शायद वो कह रहा है। भारत ऑब्वियसली हम दे नहीं रहे हैं वो एक्सेस। तो ट्रूडो की अपनी इंक्वायरी चलती रहेगी और जब वो आएगी और उस समय जो सिचुएशन पैदा होगी वो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, देखिए ये 5 कंट्रीज हैं 5 आई इंटेलिजेंस शेयरिंग, और ट्रूडो का ये भी कहना है कि ये जो इनके पास इंफॉर्मेशन है उनको किसी एक दूसरी एजेंसी ने भी दी है, यानी कि या तो अमेरिकन या ब्रिटिश या ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड की तो क्या होगी, उन्होंने दी है। तो जब इनकी अपनी इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा और ये कुछ कह दें कि हाँ हमारे पास जितना हमसे हो सकता है, हमारे पास इतना प्रूफ है, बाकी इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा था, पर हमारे हिसाब से कंक्लूड हमने ये कर लिया है कि ये था, तब अमेरिका भी फंसेगा, यूके भी फंसेगा, सब कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। देयरफॉर टू माय माइंड बड़ा बॉम्बशेल आने वाला है। देयरफॉर अभी जो चल रहा है टिट फॉर टैट, ठीक है आपने ऐसा करा हम ऐसे करेंगे, वो चलता रहे सरफेस पे, बट बैकग्राउंड में मेरे ख्याल से अर्जेंटली कनाडा और भारत के बीच में शांति और टेंशन कम करने की प्रयास होना चाहिए। अब कौन करे, हम करें या कनाडा करे या कोई ब्रिटेन या अमेरिका करवाए, क्योंकि इस मामले को टेंशन लोअर करना है, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा और बिल्कुल बहुत गड़बड़ होने वाला है। मीनवाइल जो सरकार हमारी कर रही है, डेफिनेटली यस, हमने जो करा है बाय द वे, हम देखिए पब्लिक भी तो है ना, सरकार हमारी कैनेडियन सरकार को कह रही है, वो बात माने कितना माने। हमने एक कैंपेन चलाया है फ्रॉम इमेजिन इंडिया, जो मेरा थिंक टैंक है, जिसमें हम कह रहे हैं बॉयकॉट करो एयर कनाडा को, ताकि कैनेडियन सरकार को ये मैसेज जाए कि भारत के अवाम भी कनाडा की सरकार का जो रवैया है उससे मतलब बिल्कुल वैसे ही ना रविंदर जी, हम परेशान है भैया, हमारी सिक्योरिटी का मामला है। वो यहाँ आना चाहता था, यहाँ पर जो परफॉर्मेंसेज हैं वो देना चाहता था, उसका पूरा प्रोग्राम कैंसिल हुआ। पहले उसकी भाषा अलग हुआ करती थी और आज वो भाषा एकदम अलग है, हालांकि ही इज नॉट स्टिल अपोलोजेटिक। तो क्या कुछ ऐसे वार कुछ और होने चाहिए, और वो भी इकोनॉमिक लेवल पर, क्योंकि यहाँ का पैसा, हिंदुस्तान का पैसा वो लेकर जाते हैं कनाडा में, वो पैसा सरकार अगर खालिस्तानियों को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगी तो माइट एज वेल जस्ट स्टॉप इट राइट अवे। मैं इस बात को थोड़ा आगे ले जाती हूँ। आर के यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादव जी, दोनों जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका ये कहना है कि लिसन, ये तो अभी बस शुरुआत भर है। एक ने कहा वी हैव हिट द बॉटम, दूसरे ने कहा कि अभी तो बॉम्बशेल आने वाला है। लेकिन मैं हिंदुस्तान ने अब तक का जो स्टैंड लिया है उसका आकलन करना चाहती हूं, कैसा रहा? देखिए, ये चल रहा है, ये ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी गहराई है इस चीज में कि ये लंबा चलेगा। और पीछे जब ये कनाडा के प्रधानमंत्री आए थे तो हमारे प्रधानमंत्री और उनके बीच में बड़ी लंबी डिस्कशन हुई थी, एंड विच वाज ए मैटर ऑफ हेडलाइंस इन न्यूज़पेपर। और वो अगर डिस्कशन हुई थी तो वो इसी सब्जेक्ट पे हुई, और उसके बाद भी अगर इस तरह की हरकत वहाँ पे हो रही है तो अब इसमें आप क्या समझते हो कि हम लोग चुप रहेंगे? हम चुप रह नहीं सकते। और ये जो
कुछ भी हुआ है, कोई एलिगेशन ये लग रहे हैं, ये सब्सटेंशियल नहीं हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई ऐसा प्रूफ अब तक नहीं आया है, और ये आगे भी हो सकते हैं और आगे बढ़ भी सकते हैं। तो लेकिन ये यहाँ की सरकार को, जो इन लोगों को इन्होंने छूट दे रखी है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ ये जहर उगलते हैं कुछ लोग वहाँ पे, उनको रोकने का कदम उठाना चाहिए, जो कि ये नहीं कर रहे। रोकने का कदम कैसे उठाया जाएगा? हमारे साथ आरजू भी हैं और जितेंद्र कुमार ओझा भी। आरजू, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि पाकिस्तान की राह पर जो कनाडा निकल चुका है उसे आप ही बेहतर एक्सप्लेन कर सकती है, लेकिन उससे पहले इन दोनों रिश्तों को समझने के लिए मैं ओझा साहब का भी रुख करूंगी। ओझा जी, आज जो देश का दर्शक समझने की कोशिश कर रहा है वो ये कि हिंदुस्तान के लिए ये मामला बहुत सेंसिटिव है। एक तो है वहां पर मौजूद खालिस्तानी जिनसे डील करना है, दूसरा है ओझा जी वो हिंदुस्तानी जो वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं या वहां पर बस गए हैं, उनका इन खालिस्तानियों से कोई वास्ता नहीं है। खालिस्तानी उनको डरा धमका रहे हैं, वीजा अगर हम रोकते हैं तो उसमें पिसते हैं सारे के सारे। कैसे डील किया जाएगा और कितना लंबा ये चलेगा? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और मुझे थोड़ा अनइंटरप्टेड जो है अटेंशन दीजिएगा रुकिया जी। हकीकत क्या है कि टेररिज्म इज नॉट एन एक्ट ऑफ क्राइम, इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। ये एक छद्म युद्ध होता है। कनाडा की टेरिटरी को दिया गया है ये कवर्ड वॉर, इरेगुलर वॉर भारत के ऊपर करने के लिए। ये ऑल आउट वॉर है। जो लोग भारत छोड़ के जा चुके हैं, जो सो कॉल्ड खालिस्तानी हैं, उन लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है कि भारत की किसी इंटरनल मैटर पे कोई भी बात करे। और याद कीजिए ये कौन लोग हैं? ये लोग हैं जो टेररिज्म करते हैं, ये लोग हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, और इन लोगों के हरकतों से पूरे कनाडा को चोट पहुंचती है। ये कनाडा की एक बहुत ही बीकन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ करती थी। थोड़े बहुत एबरेशंस हुए खालिस्तानियों को 80 के दशक में भी इन्होंने प्रमोट किया फॉर वॉट एवर रीजन, लेकिन ये जो है इनको शेल्टर करना, कनाडा की जमीन को प्रोवाइड करना, और ये माना जाता है कि ये जो भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही हैं इसमें किसी न किसी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइज क्राइम या टेररिज्म बिना किसी स्टेट सपोर्ट के चल ही नहीं सकता है, खासकर अगर उसका इंटरनेशनल डायमेंशन हो। तो सभी को पता है कि पाकिस्तान मुखौटा है, पाकिस्तान के पीछे कभी और हुआ करता था, वो हमारे दोस्त हैं, हम उनके बारे में नहीं कहना चाहते। अभी ये है। अब सवाल यह है कि भारत की जो क्रेडिबल एलिगेशंस की बात कर रहे हैं, क्या है वो क्रेडिबल एलिगेशन? क्या हमारे डिप्लोमेट ने खुद हत्या की? बिल्कुल नहीं। क्या भारत से कोई हिट स्क्वाड गया? बिल्कुल नहीं। क्या हमने कोई हथियार प्रोवाइड किया? बिल्कुल नहीं। क्या हमने कोई फंड की ट्रेल है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए कि जस्टिन ट्रूडो क्यों कह रहे हैं। जितनी पॉपुलैरिटी रेटिंग हुई है जस्टिन ट्रूडो की, वो सबसे अनपॉपुलर प्राइम मिनिस्टर है आज की तारीख में। 63% लोग उन्हें डिसअप्रूव कर रहे हैं, गवर्नेंस में वो फेल कर गए हैं। तो देखिए 250 साल पहले करीब सैमुअल जॉनसन एक कवि हुआ करते थे अंग्रेज के, उन्होंने कहा था पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ अ स्काउंड्रल। जब ये हर जगह से आइसोलेट हो रहे हैं तो ये उन्होंने एक भारत के साथ चीन के शर्त पे किया। किसके शर्त पे किया, किस वजह से किया, उसके इन्होंने शुरू किया। और एक बात रूबिका जी हम लोग याद रखें, सारे के सारे सिख खालिस्तानी नहीं है। 7-8 लाख से 8 लाख सिख हैं, तो उसमें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख और कुछ थर्ड जनरेशन के बहकाए हुए लोग हैं। मेजोरिटी आज की तरफ भी प्रो इंडिया है। तो देखिए जस्टिन ट्रूडो ने पॉलिटिकल इसके लिए किया है। हमें एक चीज और ध्यान रखना है, हमें ज्यादा पूरे कनाडा को उनके साथ नहीं आने देना है। हमें वो मौका नहीं देना है कि भारत से कॉन्फ्रंटेशन को लेके वो पूरे कनाडा को अपने पक्ष में कर ले। कनाडा के ऑपोजिशन के पॉलिटिशियन उनके साथ नहीं है, कनाडा के सिविल सोसाइटी के बहुत सारे लोग उनके साथ नहीं है, बहुत सारी इंटेलिजेंसिया उनके साथ नहीं है। हम कनाडा के तमाम लोगों से बातचीत करें और इनको कनाडा में आइसोलेट करें, इनको इंटरनेशनली आइसोलेट करें। ये टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम को सपोर्ट कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को डिसमेंटल कर रहे हैं कनाडा में, ये रूल ऑफ लॉ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और कोई बॉम्ब शेल वगैरह जो भी आएगा, सचदेवा साहब जैसे कह रहे हैं, उसको देखेंगे। और इंटरोगेशन पहले तो उन्हें अपने घर को साफ सुथरा करने की जरूरत है, तो इस वजह से हमें किसी इंटरोगेशन से बिल्कुल चिंता नहीं करनी है और उनको इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली एक्सपोज करना है, क्योंकि इनका बने रहना कनाडा के लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह है। एब्सोल्युटली। जितेंद्र जी, आपने जो ये बातें कही है उसमें एक बार फिर से रिएटरेट करना बहुत ज़रूरी है कि कनाडा में बहुत से क्या मेजॉरिटी, वो पन्नून ने सर मुझे याद है कुछ प्रण लेने के लिए लोगों को बुलाया था कि हम जो है अब खालिस्तान बनाने के लिए हिंदुस्तानियों को आगे आना चाहिए और हम अब खालिस्तान का नारा बुलंद करेंगे। वहाँ कहा गया था कि कुछ 2 लाख के आसपास लोग पहुँचेंगे, 2,500 भी नहीं पहुँच पाए थे। और बहुत से ऐसे
हमने चैनल्स बकायदा यहाँ भारत 24 पर दिखाए हैं, जो पंजाब में चलते हैं, जो कनाडा में चलते हैं लोकल, वो ये कह रहे हैं कि ये लोग कौन हैं, इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं लगाई जा रही है, इनकी वजह से हमारी बदनामी हो रही है, सिखों की बदनामी हो रही है, क्योंकि पहनते तो ये भी पगड़ी है और अपने आप को बड़ा बड़ा सिख बताते हैं। इसीलिए ये टाइम आ गया है। लेकिन पाकिस्तान जिसकी तरफ आपने इशारा किया, आरजू भी मेरे साथ मौजूद है। आरजू, आपने इसको कैसे रीड किया है, कैसे आप इस पूरे मामले को समझिए? क्योंकि हमें लगा था कि कनाडा को समझा लिया जाएगा, लेकिन ये तो बिल्कुल उसी राह पर चल रहा है। हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम तो बिल्कुल साफ है, डिनायल मोड में रहना, सीधा एक उंगली जो है वो इंडिया की तरफ कर देना कि भाई तुम ही हो जिम्मेदार। ये देखो, ये हमारे मासूम हैं, ये जो आतंकी खालिस्तानी घूम रहे हैं, ये इनकी इंसानियत और इनके ह्यूमन राइट के लिए मैं मर मिटूंगा। यही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में होता है। देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने हमेशा से सपोर्ट किया है खालिस्तान मूवमेंट को, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हमेशा से हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स तक ने किया है। और अभी जो वाकयात हुए हैं उसके बाद मैंने देखा कि हमारे यहाँ जो सिख कम्युनिटी है उसके मेंबर्स जो हैं, तो PMLN के मेंबर रह चुके, पंजाब असेंबली में मेंबर रह चुके, उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट रैली निकाली और उन्होंने भी भारत को बुरा भला कहा और जो सिख कम्युनिटी कनाडा में तमाशे कर रही है उनका साथ दिया। और ये वो लोग हैं, जब पाकिस्तान में माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ होता है तो ये बाहर नहीं निकलते, ये एक आवाज़ नहीं निकालते। और इस वक्त ये बाहर आए हैं तो जाहिर है इनसे डिक्टेशन आया होगा, जो ये बाहर निकल के बात कर रहे हैं। पाकिस्तान के TV चैनल्स हों या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो, सबके सब जो है इस वक्त कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की वाह पे लगे हैं और यही कह रहे हैं कि भारत को एक्सपोज करते हैं। और ये कहते हुए हमें समझ भी नहीं आ रही कि हम वो कंट्री है जहाँ से हर किसी टेररिस्ट के नाम ले वो हमारे यहाँ से ही बरामद होते हैं, उसके बाद हम इस किस्म की बात कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमने ना करने की कसम खाई है, लेकिन ऐसा होना नहीं। आरजू, एक तो होता है कि आप बयानबाजी करें, बयान बहादुर बने कि नहीं नहीं खालिस्तान जो कर रहा है हम उसका समर्थन करते हैं। दूसरा होता है समर्थन के लिए हर वो रिसोर्स उन तक पहुंचाना। क्या आपके पास ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई खबर कि पाकिस्तान लगातार इस बात में इन्वॉल्व रहा है, खालिस्तानियों को कैसे सपोर्ट करना है? क्योंकि जितने जख्म हिंदुस्तान को दिए जाएंगे उतना बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, यही तो स्ट्रैटेजी रही है कुछ लोगों की जो पाकिस्तान को तोड़ना, ख़त्म कर देना चाहते हैं। देखिए, सपोर्ट तो रही है पाकिस्तान की, अब चाहे मॉरली रही हो, बाकी इन्होंने कोई चीज़ पहुंचाई या नहीं, इतना आगे तक तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये ज़रूर है कि बलोचिस्तान के एक्टिविस्ट करीमा बलोच को मारा गया था कनाडा में, तो ये प्राइम मिनिस्टर कहाँ? उन्होंने तो कोई आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने तो नहीं कहा कि गलत हुआ है हमारे सिटीजन की और हमारी ज़मीन पर मार दिया। तो फिर खालिस्तान के लिए जज्बात में कैसे आ रहे हैं, ये बात एक ज़रूर ऐसी इसको हाईलाइट करना चाहिए। आज की तारीख में चाहे वो एस जयशंकर हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कहते हैं कि जिस तरीके से ये डील करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। वो पर्सनल बॉन्ड का भी फ़ायदा उठाते हैं, वो हिंदुस्तान के बढ़ते कद का भी फ़ायदा उठाते हैं, वो PM के अप्रूवल रेटिंग का भी फ़ायदा उठाते हैं, और कितना आपस में यारी दोस्ती है, कैमराडरी जिसे कहते हैं, वो भी हेड ऑफ स्टेट से उसका भी फ़ायदा उठाते हैं। तो इस केस में ये बाकी मुल्कों को हमारे साथ पकड़ के रखना, एंड वहाँ जो कैनेडियंस हैं हिंदुस्तानी, उनको ये संभाल के रखना कि देखो इन सबके चक्कर में मत आ जाना, हम हैं, विल टेक केयर ऑफ यू। बिल्कुल, देखिए डिप्लोमेसी में रेसिप्रोसिटी जो है वो अनअवॉइडेबल है। तो अगर कनाडा की तरफ से पूरे भारत के खिलाफ कोई मजबूत एक्शन आता है तो हम मजबूर हैं रेसिप्रोकल मूव्स लेने के लिए। बिना रेसिप्रोसिटी के डिप्लोमेसी बिल्कुल नहीं चल सकती। जहां तक आपने बात की, ये सही बात है कि प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी स्टेचर है और साथ में भारत की बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि मॉरली हम हमेशा एक मॉरल स्ट्रेंथ की पोजीशन से बात करते हैं, तो उस पर वो चल रहा है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि कनाडा जो है एक बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी की बीकन रही है। सारी जगह डेमोक्रेसी पे खतरे आ रहे हैं और कई दफे पॉपुलिस्ट पॉलिटिशियन सत्ता के लालच में आके ऐसे काम कर रहे हैं कि वो अपने आप को अपने देश और अपने समाज से ऊपर लेके जा रहे हैं। तो जस्टिन ट्रूडो का ऐसे आतंकवादियों को शेल्टर करना, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को शेल्टर करना, ड्रग ट्रैफिकर्स को शेल्टर करना, कनाडा जैसे एक बीकन ऑफ डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाता है। वो सिर्फ भारतीयों की नहीं बल्कि वहां पे जो गैंग वॉर हो रही हैं उससे लोकल कैनेडियंस का नुकसान पहुंच रहा है।
ड्रग ट्रेड की समस्या या ड्रग कंजम्पशन की समस्या इतनी अधिक हो गई है कनाडा में भी और वेस्ट कोस्ट अमेरिका में भी, और उसके दो ही प्रिंसिपल कंट्रोलर हैं। एक कंट्रोलर तो खालिस्तानियों को उन्होंने नया अपना कैरियर बनाया है पाकिस्तानियों ने, और पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइज क्राइम में जो महारत है, जो सुपर पीएचडी है, उसका कोई जवाब नहीं। कि पाकिस्तान के सारे लोग 95% पाकिस्तान के लोग वो एक ओपन जेल के कैदी हैं, और उसके 2-4% लोग जो है कॉम्प्रोडोर है। कभी वो चाइनीज चप्पल उठा के डांस करते हैं, कभी अमेरिकी जूते उठा के ये करते हैं। कि सबसे, क्षमा कीजिएगा अर्जुन जी, सबसे बेशर्म कौम कोई है तो पाकिस्तान के मिलिट्री पॉलिटिकल एलीट जो है वहां पे है। तो उस वजह से जो है इनकी नाइजीरिया में क्राइम होता है, पाकिस्तानी इन्वॉल्व होता है। अमेरिका की किसी जगह क्राइम होता है, 9/11 का आप देखें, पाकिस्तानी इन्वॉल्व होता है। तो हमें कनाडा के ओरिजिनल लोगों को जाके बतलाने की जरूरत है कि देखिए जस्टिन ट्रूडो का ये रवैया आपके खिलाफ है। क्या कहीं इसमें चाइनीज एंगल तो नहीं है? आप देखिए कि जितने बड़े रियल स्टेट हैं, वैंकूवर में या कनाडा के बड़े बड़े शहरों में, चाइनीज ने उसको कैप्चर कर लिया है। एक एलेक्स जोस्की करके बहुत बड़े रिसर्चर हैं, उन्होंने CIA के लिए भी शायद काम किया हुआ है। उनका कहना है कि चाइनीज ने क्या काम किया कि बहुत की इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, उसको उन्होंने हाईजैक कर लिया है। क्या कहीं ट्रूडो साहब के दिमाग को तो नहीं हाईजैक कर लिया गया कि जो भारत पे आरोप लगा रहे हैं इस तरीके से अपनी सिक्योरिटी पे ध्यान देने की बजाय? तो हमें माफी चाहती हूँ, मुनी साहब जैसे सीनियर आदमी यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर प्लेन खराब नहीं हुआ था, यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो का दिमाग खराब हो गया था, और इसीलिए यहाँ से जाने के बाद जो कुछ उन्होंने किया है वो मतलब होश ही फाख्ता कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। यादव जी, लोग ये जानना चाहते हैं, और मुझे एक जिम्मेदार चैनल की जिम्मेदार एंकर होने के नाते ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़ी इसकी चर्चा हो रही है कि जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो अपने स्ट्रैटेजी के तहत वहाँ लोगों को मरवा रहा है, और ये ह्यूमन राइट्स के एकदम अगेंस्ट मुखालिफत करती हुई चीज़ है। इस पर आप जस्टिन ट्रूडो को और ऐसे तमाम लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? और जिस गैंग वॉर का जिक्र हो रहा है, लॉरेंस बिश्नोई यहाँ पर कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है, जिम्मेदारी ले रहा है, ये पूरा मामला अगर आप मेरे दर्शकों को समझा पाएं यादव जी। देखिए, होट चेज तो होगी, और होट चेज जो है वो जरूरी भी है। होट चेज में कौन टारगेट बनता है, क्या बनता है, ये पूरी प्लानिंग से होता है। हम कब तक इन चीजों को बर्दाश्त करते रहेंगे बैठे? आफ्टर ऑल हमारी भी एजेंसी है, वो बैठी हुई है, वो इसमें आंख और कान बंद करके तो कुछ देखेंगी। आफ्टर ऑल वो भी अकाउंटेबल है, और ये जो कुछ भी हो रहा है और आगे होगा उससे एजेंसियों पे तो ब्लेम आना है, और आएगा, उसके लिए एजेंसी तैयार रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो एलिमेंट, अब आपको होगा, आप देखिए इस साल इन्होंने हमारे लंदन में हाई कमीशन पे कितनी बड़ी तोड़फोड़ की। अब वो लोग अब आइडेंटिफाई हुए, अब उन पे किस तरह की कार्रवाई होगी ये उन इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा। उनमें भी कुछ ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं तो उनको इसी किस्म का एक्शन हो सकता है। और ये मैडम जो पाकिस्तान से बोल रही है, देखिए खालिस्तान मूवमेंट को सबसे बड़ी सपोर्ट 80s में पाकिस्तान ने, आज भी लाहौर में 2-3 बैठे हुए हैं हमारे एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनके जो इनके यहाँ पे गेस्ट हैं, और वो वहाँ पे कोई 15-20 साल से बैठे। तो ये हम हर तरफ से नजर, हर तरफ हमारे नजर, हमारी मतलब हमारी एजेंसी। और ये जो कनाडा में जो कुछ हो चुका है इसको रोका जाएगा। इसमें ट्रूडो का कोई रोल है, यानी वो उसकी अपनी कंट्री है, लेकिन हमारा, अगर आपको याद हो, एनटीवी में एक प्लेन हाइज होके गया था इजराइल का, और उसने 90 मिनट्स में वहां पे जो ऑपरेशन हुआ था उसमें इजरायली अपने जितने भी हॉस्टेजेस थे उनको छुड़ा के और 2500 किलोमीटर के सफर से वो लेके आए। ये प्लानिंग IC-814 पे कंधार में भी हुई थी, लेकिन सरकार ने क्यों नहीं की, क्या नहीं की। तो हम अपने सिटीजन का इंटरेस्ट पूरी दुनिया में वॉच करते हैं और करेंगे।
इसमें कोई दो राय नहीं है। और कनाडा में भी अगर इस तरह की आगे और कुछ हुआ हमारे इनोसेंट्स के साथ, तो फिर जो हमारी एजेंसी है वो भी कुछ ना कुछ उसमें अपना रोल करेगी, और जो होगा वो मतलब अब हम इस स्थिति में हैं कि देखिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर छेड़ोगे तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत क्लियर मैसेजिंग जो है। जितेंद्र जी शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो इसका जिक्र कर रहे थे जिस इजरायली ऑपरेशन का, अगर वो बात होती है स्पेशल फोर्सेस जाते हैं, दूसरी बात होती है, लेकिन आमतौर पे भारत की एजेंसीज बड़े लॉफुल तरीके से उनको डिटेक्ट करके जो भी तरीका उससे करती है। हम किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में, किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग वगैरह में बिल्कुल उस तरीके में नहीं जाते हैं। अभी तक तो हम लोग की यही पोजीशन है। हम लॉफुल तरीके से, बिल्कुल डिनायबल रोल होता है, लेकिन लॉफुल तरीके से काम करते हैं जिस किसी कंट्री में रहते हैं। और जो पाकिस्तान की बात करें, सभी को पता है कि खालिस्तान क्रिएशन ही पाक आईएसआई का है। आरजू जी, मुझे पता है ये बड़ा डिफिकल्ट होता है आपके लिए, लेकिन अब क्या करें, वहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं, और आप तो हमेशा से उनको एक्सपोज करती रही है। बट मैं समझ पा रही हूँ कि अब क्या करूँ, आपके मुल्क से ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं कि अब मुझे भी सुनना ही पड़ता है। क्या कर सकते हैं? देखिए, हमेशा से पाकिस्तान ने खालिस्तान को सपोर्ट किया है और अभी भी कर रहा है, और खुल्लम खुल्ला कर रहा है। बहुत से पैनलिस्ट भी ऐसे आपके पास यकीनन आएंगे जो आकर कहेंगे कि बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन अगर गलत नहीं तो बेनजीर भुट्टो के ज़माने में उन्होंने राजीव गांधी को एक लिस्ट दी थी जिसमें के नाम तो थे जो खालिस्तान मूवमेंट की, इस वजह से उनको थ्रेट भी आई। तो अब इस वक्त फिर एक बार पाकिस्तान जो है खालिस्तान वालों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा कि माइनॉरिटी के लोग तक निकल के भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने लोगों के लिए बाहर नहीं निकले। पाकिस्तान ने तो हमेशा ये लोग का साथ दिया है। आपके यहाँ की जो हुक्मरान हैं, जो सरकारें हैं, मेरे समझ में नहीं आता, अपनी आवाम के साथ खड़े होने के लिए इनके पास टाइम नहीं है। हम आतंकियों के साथ खड़े हो जाए, हम खालिस्तानियों के साथ खड़े हो जाए, वो बेचारे वहाँ लाइन में खड़े हैं, कोई आटा ढूंढ रहा है, कोई रोटी ढूंढ रहा है, कोई चावल ढूंढ रहा है, और इनको खालिस्तानियों के साथ खड़ा होना है। इनको मतलब एहसास वहसास होता है कि नहीं? ज़मीन का टुकड़ा ले लिया और इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि वो दोनों एक साथ आज़ाद हुए हैं। हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और यहाँ पर अभी भी गधे बेचे जा रहे हैं। देखिए, ये नफरतों की दुकानें चलाते हैं। अगर ऐसा ना होता तो कश्मीर का इशू कब का हल हो गया होता। इस वक्त भी हमारे प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में कहा जा रहा है आज एड्रेस करेंगे, और जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं उसमें सिर्फ कश्मीर है। जो कश्मीर का इशू लेकर जाएंगे तो आप समझ सकती हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कौन लोग हैं जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, वो भी सभी को मालूम है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ऐसा बिजनेस चलाते हैं कि जैसे यहाँ से कुर्सी जाती है, वो सारा पैसा जहाँ इधर उधर पहुँचाया होता है वहाँ पहुँचकर अपनी ज़िंदगी इत्मीनान से बिताते हैं, और पाकिस्तान की आवाम जो है वो पिस रही होती है। रविंदर जी, पाकिस्तान और कनाडा का रिश्ता मजबूत होता हुआ और भारत यहाँ पर इन दोनों से अब डील करता हुआ, लेकिन दोनों अलग अलग मुल्क है। आप कह रहे हैं बॉम्बशेल आने वाला है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अब आगे हम कैसे इस मसले को, क्या पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया होगी। आप डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी दुख की बात ये हो रही है। हम खुद डायस्पोरा में मैं काफी काम करता हूं, राइट। हमारा डायस्पोरा बट रहा है, हिंदू सिख में होता जा रहा है डायस्पोरा हमारा, सिखों के अंदर अलग हो रहा है। ये बहुत ही डेंजरस और दुखदाई बात है। डायस्पोरा तो हम हिंदुस्तानी हैं जो बाहर हैं सारे, तो और खालिस्तान फ्लेयर अप हो रहा है ज्यादा। देखिए, मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई मुझे बता रहा था, जब पिछले 30 या 40 वर्षों में खालिस्तान की जिक्र दुनिया भर में इतना नहीं हुआ जितना अब हो रहा है राइट नाउ। तो खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मौका है इस समय, अपनी मीम्स फेंको, अपनी इंडिया के खिलाफ ग्रीवांसेस डालो डालो डालो, क्योंकि दुनिया को अटेंशन है कि हमारे अगेंस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। तो ये उसको भी फैन कर रहा है खालिस्तानी मूवमेंट को अननेसेसरली। हमारे डायस्पोरास को प्रॉब्लम होने जा रही है आपस में ही। क्यों हम हिंदू मुस्लिम या हिंदू सिख होते जा रहे हैं वहां पर, ये बढ़ेगा। ओके, तो ये उधर अलग फैक्टर है। उसके अलावा हमारा स्ट्रेटेजिक में, आपको याद हो या ध्यान हो या देखिए, खाशोगी का जो केस हुआ था, जो अमेरिकन सिटीजन नहीं था, ग्रीन कार्ड था शायद उसका, वॉशिंगटन पोस्ट का कॉलमिस्ट था, उसके चलते सऊदी अरेबिया को कुछ हद तक, कुछ टाइम तक एक अलग उसका हो गया था, उसकी छवि खराब करती है। एक पॉइंट और मैं कह रहा हूं, कनाडा जो कर रहा है, बाय द वे, कनाडा इस समय एक स्ट्रैटेजी खेल रहा है, ड्रिप ड्रिप मीडिया। वो छोटी छोटी मसालेदार खबर हर 1-2 दिन में छोड़ रहा है।
हाँ। जिसके चलते दुनिया भर का मीडिया में इसका इंटरेस्ट बढ़ता रहे। आज उन्होंने ये करी है कि जो हमारी इंटेलिजेंस थी, इसमें वन ऑफ द 5 कंट्रीज की एजेंसी ने भी हमें मदद कराया अभी तक। एक ही आ गई, कल को कुछ और आ जाएगा, 4 दिन बाद कुछ और। पता नहीं तो मुझे क्यों ये बात मीडिया बड़ी चलेगा। बकवास सी लग रही है, कनाडा क्योंकि की मुनी तरफ से। साहब ने शुरुआत जो की थी वो इसी से की थी ना, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिबल एलिगेशन? फिर आप एक शब्द का इस्तेमाल करते पोटेंशियल। आप जब इस तरीके की बातें करते हैं तो हम कैसे मुनी साहब आपकी इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा कर ले, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं है और आपने भारत को उसमें बकायदा दोषी साबित कर दिया है। तो हम कैसे मान लें कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अनबायस तरीके से होगी? ट्रूडो ने तो बता दिया है, जो कोतवाल हैं वही इसमें चालाकी कर रहा है। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन बात समझने की आप जो असली मुद्दा है वो ये है कि कनाडा ये कह रहा है कि हमारा इंटेलिजेंस हमारा अपना अकेले का नहीं है। जैसे सचदेव जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के। और यही वजह है, मुझे इस बात से भी सख्त नाराजगी है कि अमेरिका ने क्यों कहा भारत से कि आप ट्रांसपेरेंटली कनाडा की मदद कीजिए। क्या मतलब हुआ उसका? अगर कनाडा ने एलिगेशंस लगाए हैं तो आप कनाडा से कहिए ना कि अपने एलिगेशंस को साबित करें। हिंदुस्तान क्या मदद करेगा उसमें? हिंदुस्तान अभी तक से हमेशा से कनाडा को कह रहा है कि आपके यहाँ ये टेररिस्ट हैं, आप इनको सुपर्द कीजिए हमें। आज से नहीं, पिछले 3-4 साल से ये बात चल रही है। रविंदर जी, मुनी साहब, मैं जो कि मेरे पास वक्त की कमी है, इसका रविंदर जी 20 सेकंड में जवाब दीजिए जो मुनी साहब कह रहे हैं। नहीं, एग्जैक्टली मुनी साहब बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका भारत से ये कह रहा है ट्रांसपेरेंसी दीजिए। हो क्या रहा है, कनाडा की इंटेलिजेंस भारत की इंटेलिजेंस से मेरे ख्याल से कुछ आंसर्स मांग रही है, या वो किसी भारतीय को इंटरव्यू इंटरोगेट करना चाहते हैं उनके हिसाब से कि जो इस कड़ी में रहा होगा। राइट, हम ऑब्वियसली उस इंसान का एक्सेस नहीं देंगे। तो अमेरिका जो कह रहा है कि भारत को कि आप ट्रांसपेरेंट होके कोऑपरेट कीजिए, तो मेरे विचार से इनका इंडिकेशन ये है कि इंडिया आप एक्सेस दो किसी की इंटरव्यू का, कोई इंडियंस का जो कि कनाडा के हिसाब से उनको शक है कि वो बंदा इन्वॉल्व था। ओझा जी, रोविंदर सचदेवा जी, प्रोफेसर मुनी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया कोऑपरेट करेगा, उसे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कोऑपरेशन होगा वहाँ पर खालिस्तानी और ये जो आतंकी हैं, जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं, जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, जो आपके यहाँ गैंग वॉर लगातार बढ़ा रहे हैं मिस्टर ट्रूडो, इन सबको न्याय तक पहुँचाने के लिए कोऑपरेशन होगा। ये इंडिया आपसे वादा कर सकता है।